हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 25 मार्च का एनालिसिस देखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर का। तो इसमें एडिटोरियल को भी हम कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है साथ ही साथ जो उससे जुड़ा जो आपका नोट्स है जो ना आपके लिए काम आ सकता है एग्जाम के लिए, वो भी मैं दूंगा उसमें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले, उस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे न्यूज़पेपर को कवर कर पाएँ। तो पहला जो आपका न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, जस्टिस NV रमन्ना सेट टू टेक ओवर एज 48 CJI। तो जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए इनको रिकमेंडेशन दिया गया है। अभी जो चीफ जस्टिस हैं ए शरद ए बोबड़े, इन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन दिया है कि ये जस्टिस NV रमन्ना नेक्स्ट CJI होंगे। गवर्नमेंट को इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है क्योंकि ये सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। तो इसके साथ ही साथ इन्होंने बेसिकली जो एक उनके अगेंस्ट कंप्लेन था, एक तरह से कह सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का जगन मोहन रेड्डी का अक्टूबर 6 का कंप्लेन था, उसको डिस्पोज ऑफ भी किया है साथ ही साथ स्टेटमेंट डाल करके कि ये जो उन्होंने इन हाउस प्रोसीजर के थ्रू इसको सही नहीं पाया केस को, इन हाउस प्रोसीजर को इसको डिस्पोज किया गया है। इस इन हाउस प्रोसीजर के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी एक एडिटोरियल था जिसपे हम डिस्कस किया था इन हाउस प्रोसीजर कैसे इनट्रांसपेरेंट है, उसको कैसे और अच्छा करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। तो जुडिशरी के रिलेटेड और भी हम कुछ कुछ हमने आर्टिकल बीते दिनों में कवर किए हैं। तो उसका आप नोट जो है एक अलग से बना के रखें, जुडिशरी में क्या क्या बेसिकली और इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है कैसे उसको, और जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमने जिक्र किया लास्ट कल। तो इन सब चीज़ों को आप एक जगह नोट्स में रखें ताकि आप बाद में रिवीजन कर सके अच्छे से। और एक जुडिशरी पे अगर कोई सवाल आए आपका मेंस में, तो उस पर आप एक ब्रॉड व्यू, अपना ब्रॉड आंसर दे सकें। तो इसको बेसिकली इन्होंने इन हाउस प्रोसीजर से डील किया जो कि स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, मतलब उसका जो अंदर में कैसे कैसे उसको डिस्कस किया गया, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, इसका बेसिकली कोई भी जिक्र नहीं किया गया क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो ये 48 चीफ जस्टिस होंगे और इनका रिटायरमेंट होगा आपका अगस्त 26 2022 को। ये ज्वाइन करेंगे अप्रैल 24 को, ये अप्रैल 24 को इनका ये बनेंगे और ये अगले साल अगस्त 26 2022 को ये रिटायर होंगे। तो अगर CGI के अपॉइंटमेंट की हम बात करें इंडिया में, तो इसमें बेसिकली तो अपॉइंटमेंट होता कैसे है, तो अगर देखा जाए तो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना रिकमेंड करते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रमन्ना जी का रिकमेंडेशन दिया। जो कन्वेंशन है या जो कह सकते हैं ऑर्डर भी एक तरह से है, सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट के, वही जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। ये सेकंड जज केस में इसको इन्होंने डिसीजन भी लिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 1983 में कि सीनियर मोस्ट जज ही जो है नेक्स्ट जज होंगे, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सीनियरिटी अब कैसे होता डिसाइड होता है, तो सीनियरिटी एज के बेसिस पे नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। बेसिकली सीनियरिटी होती है डेट अ जज वाज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका अपॉइंटमेंट किस दिन हुआ, उस डेट से जो सीनियरिटी डिसाइड होती है। अगर दो जज सेम डे में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनका एलिवेशन हुआ है, जैसे बहुत बार हम देखते हैं एक लिस्ट में बहुत सारे जजेस का नाम होता है, तो जो पहले सॉन किए, जो पहले शपथ ली है जज का, वो ज़्यादा सीनियर होंगे। अगर दो जज एक ही दिन सेम डे शपथ लेते हैं, एक तरह से सॉन करते हैं जज का, तो वन विथ मोर ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट सर्विस है, जिनका हाई कोर्ट में ज़्यादा दिन का सर्विस होगा, उनको सीनियरिटी उनकी मानी जाएगी। और एन अपॉइंटमेंट अगर इसमें भी कुछ डाउट है, तो जो बेंच से अपॉइंट हुआ है, बेंच से अपॉइंट हुए हैं जज, वो बार से अपॉइंटेड जज से सीनियर होंगे। बहुत बार चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट में बार से डायरेक्टली भी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें जो बेंच से जो अपॉइंट होगा उसमें ज़्यादा उसकी सीनियरिटी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कहें तो ऐसा कोई क्राइटेरिया या प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं या फिर ये सीनियर मोस्ट जज का जो क्राइटेरिया है, ये कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारा जो है जुडिशरी का अपना इवोल्यूशन है। कॉलेजियम सिस्टम आपने पढ़ा होगा शायद, तो कॉलेजियम सिस्टम को आप जरूर देखें। वो आपको बताता है कि कैसे बाकी जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एक कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस होता है आपका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केस में, जो रिकमेंडेशन कर देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन पे एक्ट करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट करती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेसिकली। तो कॉलेजियम सिस्टम को भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये बेसिकली 3 थर्ड जज केस जो है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के बाद ये प्रोसीजर पूरा ये इवोल्यूशन हुआ है, प्रोसीजर बना है।
नेक्स्ट आपका आर्टिकल है डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड। ये बेसिकली जो अभी इंडिया में चल रहा है उसमें वायरस का जो जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो उसमें पाया गया कि डबल म्यूटेंट वायरस कोरोना वायरस जो है इंडिया में देखा जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र और पंजाब के केसेज में, और दिल्ली और पंजाब गुजरात के केसेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। तो ये जो है नॉट सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये जो वायरल म्यूटेंट है ये कहीं और नहीं पाया गया ऑल ओवर द ग्लोब में, बस इंडिया में ही पाया गया है। लेकिन अभी तक इसका ये जानकारी नहीं है कि इन्फेक्शन ये ज़्यादा करता है या डेथ रेट ज़्यादा इसमें मोर सीवियर है, ये अभी तय नहीं किया गया है। तो ये बेसिकली अभी लेकिन नया जीनोम हमें पाया है। इसको बेसिकली जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो लैब्स का कंसोर्टियम एक तरह से है, INASCOG, इसको मैं डिस्कस भी करूंगा आगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया प्रीवियस एनालिसिस में। तो ये इन्होंने इसको सीक्वेंसिंग की है इस लेबोरेटरीज ने, और इसको भेजा है आपको GS8 करके है ग्लोबल, ये आपका डिटेल्स जो है ये ग्लोबल रिपोजिटरी जो एक है GISAID, इसको भेजा है। ये इसको स्टडी करेगी और उसको क्लासीफाई कर सकती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये क्या होता है बेसिकली, ये मान लीजिए अगर इनको लगता है कि वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन, ये म्यूटेशन जो है, ये वायरस का म्यूटेशन जो है ये ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है या ज़्यादा इससे डेथ रेट हो सकता है, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो 3 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं जो आपने न्यूज़ में शायद देखा हुआ। एक यूके का वेरिएंट है जिसका जो साइंटिफिक नेम ये आपका है B117, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है और ब्राजील का वेरिएंट है। ये तीनों को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। इसकी अभी रिपोर्ट सौंपी गई है इसको GISAID को, वो उसको डिसाइड करेगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या नहीं है। तो आइडेंटिफाइड न्यू वेरिएंट डज नॉट येट इम्प्लाई न्यू हेल्थ में पब्लिक हेल्थ मेजर। तो जैसे हमने कहा अभी तक इस पर डिस्क्लोजर नहीं है, डिसीजन नहीं पहुंचा कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा करता है या क्या है। ये 3 वेरिएंट्स है जो मैंने बताया अभी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं ग्लोबली। तो GISAID, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया आपका, GISAID होगा ये, इसका फुल फॉर्म जो है आपका ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो जैसा कि जान सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस का डेटा जो है शेयरिंग होता है ग्लोबली। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO ने स्टार्ट किया था आपका 2008 में, ताकि कंट्री अलग अलग देश जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसेस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के शेयर कर सके अपने अपने स्टडी को। तो इंटरनेशनल शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा वायरस सीक्वेंसेस, इससे क्या फायदा होगा, रिसर्चर्स अक्रॉस द ग्लोब जो इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, उस पर रिसर्च कर पाएंगे कि कोई भी वायरस कैसे इवॉल्व कर रहा है, स्प्रेड कैसे कर रहा है, उसको कैसे हम टैकल भी कर सकते हैं, कैसे वो पेंडेमिक बन सकता है, उसको पेंडेमिक बनने से कैसे हम रोक सकते हैं। तो नोवल रिसर्च टूल्स को भी ये बढ़ावा देता है कि रिसर्च नए नए टूल्स को आप यूज करके रिसर्च कर सके और उस पर एक निष्कर्ष आदमी निकाल सके। जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली है कि आप DNA का जो है सैंपल जो है वायरस का निकालते हैं, देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेसेस इन ए जीनोम, जीनोम में उसमें क्या है, उसका DNA कैसा है, उसका ऑर्डर जो होता है जीनोम के बेसिस का, DNA का बेसिस का, उसको आपको देखना है कि वो कैसे बेस जो है चेंज कर रहा है। ओरिजिनल वायरस में DNA सीक्वेंस क्या था, नए म्यूटेंट वायरस में DNA सीक्वेंस क्या है, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या निगेटिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ देखना, इसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ताकि अकॉर्डिंगली आप जो वैक्सीन या दवाइयाँ हैं उस पर हम चेंज देख सके वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से बेसिकली वायरस की नहीं होती और ह्यूमन बींग का भी होता है आपका। INASCOG जो हमने बताया, ये बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो है आपका मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क है हमारा जीनोम वेरिएशन को देखने के लिए। अभी हाल ही में दिसंबर में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये इसलिए क्योंकि जो वेरिएंट्स हमने देख रहे हैं कि अलग अलग देशों का, जो यूके का वेरिएंट हुआ, साउथ अफ्रीका वेरिएंट हुआ, तो हमारे देश में वो वेरिएंट्स हैं कि नहीं है, इसको देखने का ये जिम्मेदारी इसको दी गई है, जो कि बेसिकली और कुछ नहीं है, 10 लैब्स का एक कंसोर्टियम है, ग्रुप है। ये 10 लैब्स के नाम हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये लैब्स हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड लैब्स हैं। इसको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको देखती है अलॉन्ग विद ICMR एंड CSIR। तो नोडल यूनिट कौन है डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो पुणे में है आपका, सॉरी दिल्ली में जो है, इसको डेटाबेस को मेंटेन करता है, और जो इंटरनेशनल शेयरिंग होती है वो सारा कुछ शेयरिंग जो है यही करता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये हमने प्रीवियसली कवर किया था हिंदू पेपर में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में बेसिकली इसका जो अभी सेल स्टार्ट होने वाला अप्रैल 1 से अप्रैल 10 तक, उसको स्टॉप करने के लिए पिटीशन दायर की गई थी ADR
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है आपका है, और प्रशांत भूषण जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट में पिटिशन डायल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कंसर्न जताते हुए कहा है कि भाई ये बहुत सारे करोड़ ऑफ रुपीज जो है जो डोनेशन के थ्रू आ रहा है, इसको मिसयूज किया जा सकता है। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे यूज करें, मतलब पॉलिटिकल पार्टी इसका सही यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए यूज कर रही है, या हो सकता है इसको प्रोटेस्ट के लिए यूज कर रही है, टेररिज्म के लिए भी यूज कर सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली कोर्ट ने पूछा एक तरह से सेंटर से। ये गारंटी क्या है कि जो इंटायर फंड है आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, या और एक्टिविटी के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं इसको। तो इसमें बेसिकली कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील उन्होंने कहा कि ये जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वही इसको यूज कर सकती है, जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और जिसने एटलीस्ट 1% वोट जो है सिक्योर किया है लास्ट इलेक्शन में, तो वैसी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज करने में। लेकिन इन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और भी एक कंसर्न बताया है कि जो बिजनेसमैन इसको खरीद रहे हैं बॉन्ड्स को, जो डोनेशन दे रहे हैं, वो ब्लैक का पैसा यूज कर रहे हैं, व्हाइट मनी यूज कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है बेसिकली इसको मैंने पहले भी कवर किया डिटेल में, इसका इशू क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को। तो मोटा मोटी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, तो ये इससे बेसिकली कोई भी हमारे देश का नागरिक या कॉर्पोरेट कंपनी जो है बेसिकली ये एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड एक तरह से है, जो कि आप एसबीआई के थ्रू खरीद सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना है तो इसको आप बेसिकली एसबीआई से खरीदते हैं अपने हिसाब से अपने अमाउंट में, और उसके बाद वो बॉन्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इनकैश कराती है अपने बैंक अकाउंट में। ये इसका जो मल्टीपल्स में ही आप खरीद सकते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, तो इन्हीं मल्टीपल्स में आप इसको खरीद सकते हैं। मान लिया आपको कुछ है ना 9,000 का बॉन्ड चाहिए, तो आप है ना बेसिकली नॉट तो आपको 1,000 का बॉन्ड जो है खरीदना होगा। अगर आप 9,500 का चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वो बैठेगा नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऑथोराइज है अभी, बाकी प्राइवेट या पब्लिक बैंक कोई भी इसमें ऑथोराइज नहीं है इसको इशू करने के लिए। और ये 15 दिन के लिए वैलिड होता है, मतलब कि आपने अगर जिस दिन इशू किया है उससे 15 दिन के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इसको इनकैश कराना होगा। ये रिडीम किया जा सकता है सिर्फ अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड अकाउंट्स है उसी में आप पॉलिटिकल पार्टी रिडीम करती है। ये कोई भी आदमी खरीद सकता है, या सिटीजन ऑफ इंडिया हो या कंपनी हो, और इसको 10 दिन हर 4 महीने जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इसमें 1 से 10 तारीख तक के लिए इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आती है। इसको आप इसी तारीख के अंदर में आप खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत बार पहले भी इसको अलग अलग दूसरे डेट्स पे भी लाया गया था डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस, लेकिन जनरली जो है ये इसी 4 महीने के 10 तारीख को ये खुलता है खरीदने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करें जो है आपका राज्यसभा अप्रूव्स बिल एम्पावरिंग दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर एमिड ऑपोजिशन ब्लैक वॉकआउट। तो ये बिल जो है ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुका है। ये बेसिकली जो क्या है बिल, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, इस बिल को अमेंडमेंट किया गया है। बेसिकली इसमें जो है हमने 2-3-4 दिनों से इसको हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एडिटोरियल भी था इस पे जिसपे हमने डिटेल में कवर किया है। इसमें 3 इश्यूज हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें जो है मोटा मोटी कि ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनको ज़्यादा पावर देता है। जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट शब्द यूज होगा उसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। दूसरी बात, कोई भी बिल या कोई भी है ना जो एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेना है तो उसके पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना जरूरी है, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली बिल में चेंज की गई है, और 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था इसके केस में, तो वो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस, उसको आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर, आपको कार्ड में आ जाएगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है तमिलनाडु डिस्टिंक्ट ग्रोथ पाथ इज इन पेरिल। तो बेसिकली जो तमिलनाडु के कंसर्न में बताया गया कि वहाँ का जो ग्रोथ पाथ है, जो डेवलपमेंट जो स्टेप्स है वो कैसे अलग है दूसरे राज्यों से, और उसको इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ बताया कि हमने जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है कि बहुत सारा हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग रीजन्स डेवलपमेंट, अगर हम देखें इंडिया में ही तो अक्रॉस ग्रुप्स अलग अलग सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कोई ज़्यादा डेवलप्ड है कोई कम डेवलप्ड है। रीजन की भी बात करें तो वैसा ही है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी है और इकोनॉमिक डायनेमिज्म दोनों देखने को मिलता है, जबकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र गुजरात की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव डायनेमिज्म तो है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन वेलबींग में उतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने बात की है
हिमाचल प्रदेश और केरला की, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल तो अच्छा है, जैसे एजुकेशन हो गया, लिटरेसी हो गई, लेकिन प्रोडक्टिव डायनेमिज्म वहाँ पे उतना नहीं है, प्रोडक्शन जो है इनकम नहीं है उतना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसा नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में दोनों चीज़ देखने को आपको मिलता है। तो ये जो पैटर्न है ये कैसे हुआ बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ बताई है। ये दो सेट ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पे किया गया तमिलनाडु में, इकोनॉमिक पॉपुलर एंड सोशल पॉपुलर। सोशल पॉपुलर मतलब क्या है कि राइट बेस्ड इंटरवेंशन, जिसका राइट है उस बेसिस पे आपने उसको इंटरवेंशन किया, उसको बेनिफिट्स दिया है, जैसे कि इंक्लूसिव एक्सेस टू मॉडर्न सेक्टर्स एंड पब्लिक गुड्स, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टर, एफर्निटी एक्शन आपने लिया है लैंड को लेकर के, लैंड रिफॉर्म्स को, प्रॉपर्टी राइट्स को भी, मतलब जिसका जो जरूरी है, राइट बेस्ड जो अप्रोच है वो यहाँ पे आपने लिया है। मतलब गरीब को अगर फूड चाहिए तो उस हिसाब से उस पर काम किया गया है। इकोनॉमिक पॉपुलर पॉलिसीज क्या होती है, वो बेसिकली इलेक्टोरल बेसिस पर डिफाइन की जाती है। इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन पे कैसे आप वोट बैंक अपना बढ़ाएंगे, उस बेसिस पर जो पॉलिसी ली जाती है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरल इकोनॉमिक पॉपुलर। जैसे कि टेंड टू एड्रेस इशू ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी सच एज थ्रू एक्सपेंशन ऑफ फूड एंड एजुकेशन सब्सिडीज। तो सब्सिडी दे करके आप जो है उसको यूज कर रहे हैं, वो हो गया इकोनॉमिक पॉपुलर। और जो सोशल पॉपुलर क्या हो गया कि भाई जिनको जो जरूरत है सोशल ग्रुप के बेसिस पर आप उसको इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे है ना दोनों चीज यूज हुई है, जिसके कारण डेवलपमेंट जो हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा है, इकोनॉमिक डायनेमिज्म भी देखने को मिलता है यहाँ पर। जैसे कुछ स्कीम्स की इन्होंने बात की है, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम से लिए मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये तमिलनाडु स्पेसिफिक ज़्यादा है। एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे नून मिल स्कीम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हॉस्टल जैसे हो गया फॉर लोअर कास्ट स्टूडेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन सब्सिडीज दी गई। हाई एजुकेशन में भी बेसिकली धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा हेल्थ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर्स है, जैसे कि सोशल पॉपुलर पॉलिसीज यहाँ पे क्या क्या लिया गया हेल्थ के सेक्टर में। तो प्लानिंग कमीशन इन्होंने पहले सबसे स्टेब्लिश किया, हेल्थ केयर को लेकर टास्क फोर्स बनाया, इन्वेस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने इन्वेस्ट किया, सोशली इंक्लूसिव पूल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स पर्सनल यहाँ पर है। उसके बाद सब्सिडाइज हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी पॉपुलर हो गया पॉलिसी, मतलब सब्सिडी आप दे रहे हैं, सभी को बेनिफिट हो रहा है उससे। तो उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स आपने, इंक्लूसिव हेल्थ आउटकम्स, ये सब चीज़ें बेसिकली इन्होंने किया है। एक यहाँ पे बताया इन्होंने तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन इन्होंने स्टेब्लिश किया है, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या हेल्थ गवर्नेंस को लेकर के अच्छा है। और इन्होंने फ्री प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक भी यहाँ पर दिया गया है। ये सारी चीज़ें बेसिकली तमिलनाडु स्पेसिफिक बताई गई है कि कैसे यहाँ पे लोअर कास्ट इंटरप्रेनर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वेजेज भी जो है वहाँ लोगों का अच्छा है, लेबर क्लास का। तो वी कैन से देयरफॉर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डायनेमिज्म कैन गो हैंड इन हैंड। तो इस तमिलनाडु का एग्जांपल देकर के आप कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें पॉसिबल है एक साथ, हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट भी और इकोनॉमिक डायनेमिज्म भी वहाँ किसी स्टेट में पॉसिबल है, अगर हम ये दोनों पॉलिसी को अपनाएं तो सही तरीके से। लेकिन अभी कुछ इम्बैलेंसेस देखने को मिला, जिसका यह कंसर्न इन्होंने बताया है। इसका कारण क्या है, फेडरल कंस्ट्रेन, जो फेडरल पॉलिसी के कारण, जो फेडरल स्ट्रक्चर उसके कारण जो कंस्ट्रेन हो रहा है रिसोर्स ट्रांसफर को लेकर के और पावर को लेकर के, कि आप पॉलिसी बहुत सारी चीज़ों में आप बना नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है नीट का, नीट के केस में जिसमें इम्पोज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप अपनी पॉलिसी जो मेडिकल एजुकेशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि बेसिकली अभी के दिनों में कि लर्निंग आउटकम खराब हो गया लोगों के बीच में, बच्चों में। उसके बाद प्रेफरेंस और प्राइवेट स्कूल का प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ गया है, गवर्नमेंट स्कूल को हटा करके प्राइवेट स्कूल को लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी लोग प्रेफर कर रहे हैं बिना जाने कि वो वहाँ पे सही है या नहीं है, हेल्थ या गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है। तो ये सब चीज़ों को हमें बेसिकली देखने की जरूरत है। यहाँ पे अभी जो टुगेदर सच ट्रेंड जनरेट न्यू एक्सेस ऑफ इनइक्वालिटीज, से क्या होगा, नई इनइक्वालिटीज बढ़ेगी, इंटर कास्ट इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटीज बढ़ेगी। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया अभी के कंसर्न तमिलनाडु को लेकर के। तो ये ज़्यादातर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे कि सोशल पॉपुलर इकोनॉमिक पॉपुलर पॉलिसीज क्या है और स्टेट्स कैसे कुछ पॉलिसी को अपना सकता है। और यहाँ से आप ले सकते हैं तमिलनाडु का केस स्टडी, आप कहीं पे आंसर में किसी स्टेट के आंसर में आप उसको लिख सकते हैं कि तमिलनाडु ने कैसे बैलेंस डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है असेसिंग इंडियाज काउंटर टू डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली जो अभी एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो एनजीओ ने जो डेमोक्रेसी रैंकिंग में इंडिया को नीचे किया था, बेसिकली रैंक हटाया था, जो
फ्रीडम हाउस है और स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इंडिया की रैंकिंग घटाई थी। उसके अलावा जो फार्मर प्रोटेस्ट और प्रेस फ्रीडम को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था वहाँ पर कि ये ना इंडिया में सही नहीं हो रहा जो भी कुछ, तो इसको लेकर के इंडिया ने अपना जो है बहुत जगह इसको एक्सपोज किया है, बेसिकली अपना जो बताया है। पार्लियामेंट में भी हमने डिस्कशन देखा इसको, ग्लोबल फोरम पे भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इसको काउंटर किया इस व्यू को। तो इसी पे बेसिकली उन्होंने बताया राइटर ने कि न्यू दिल्ली इंगेज इज इंटरनेशनल क्रिटिक्स नॉट ऑन फैक्ट्स बट ऑन वैल्यूज। तो इंटरनेशनल क्रिटिक्स को हमने जवाब तो दिया, लेकिन फैक्ट्स पे नहीं बट वैल्यूज पे हमने जवाब दिया उसको। और लेकिन अब हमें जरूरत है पोजीशन अपनी क्लियर करने की। तो इन्होंने 3 बातें कही, 3 जगह पे कैसे कैसे हमने किया है, क्या क्या हमने कहा है, बेसिकली क्या क्या पॉइंट। तो लेकिन यहाँ तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर एग्जाम के लिए अगर मैं कहूँ, ना इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है टैक्टिकल एक्सटेंशन। ये जो बेसिकली यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो वोट होनी थी श्रीलंका के अगेंस्ट में, जो रिजोल्यूशन रखा गया था, उससे इंडिया एब्सटेन कर गया, उसमें वोटिंग नहीं की उन्होंने वहाँ से, ना ही फेवर में ना ही अगेंस्ट में। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा बेसिकली एक सपोर्ट है इंडिया का, कहा जाए तो ये इसलिए इंडिया ने कहा है कि अपना चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है श्रीलंका में, उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली इंडिया ने स्टेप लिया है। और पहले भी इंडिया जो हमेशा इंडिया का स्टैंड रहा है कि वो एक्सटर्नली मैंडेटेड इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म जो है वो नहीं चाहता किसी भी देश में कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो। वोट हमने जो 2012 में जब वोट किया था फेवर में रिजोल्यूशन में, उस समय हमने कहा था कि ये श्रीलंका का जो नीड है उसको इनकॉर्पोरेट करना इसमें जरूरी है, उसका असिस्टेंट लेना जरूरी है इसमें, जो हुआ भी था। तो मतलब कि इंडिया जो कभी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डोमेस्टिक मैटर के फेवर में नहीं रहा है, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। ये इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, रिजोल्यूशन की बात करें, इसमें क्या है बेसिकली इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन, हाइटेंड सर्विलेंस अगेंस्ट राइट डिफेंडर एनजीओ के अगेंस्ट में सर्विलेंस किया गया। जो प्रोसिक्यूशन हुए कुछ केसेज में उसमें इंटरफेरेंस था आपका, और एंटी माइनॉरिटी रिहोटिक ये श्रीलंका में देखा गया, जो माइनॉरिटी वहाँ पे उसके अगेंस्ट में था आपका गवर्नमेंट का स्टैंड। इन सब चीज़ों को लेकर के बेसिकली ये रिजोल्यूशन है कि वॉर क्राइम्स जो हुए हैं श्रीलंका में, उसका एविडेंस को कलेक्ट करना और उसके अगेंस्ट केस बनाना, ये बेसिकली इस रिजोल्यूशन में कहा गया है। तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आज मैं फिर इसको ना दोहरा रहा हूँ, कुछ आप रिवाइज हो जाएगा आपका, आपने ऑलरेडी देखा है। तो काउंसिल जो ये क्रिएट हुआ था यूएन जनरल असेंबली के में, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। इसके पहले जो है ये था आपका यूएन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसी को रिप्लेस करके इस काउंसिल को बनाया गया है। ये जो हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट जो ऑफिस है, यही इसका सेक्रेटेरिएट एक तरह से जो पहले से था, और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के ही मेंबर स्टेट्स हैं, जो इलेक्ट होते हैं आपका यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इनका जो टर्म होता है इन मेंबर्स का, ये 3 साल का टर्म होता है, और ये 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म में री इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते इमीडिएटली। और इंडिया जो है इसमें 2019 जनवरी से मेंबर है, 3 साल का इनका टर्म है, इसलिए इंडिया भी मेंबर है। और इसमें जो मेंबर होता है बेसिकली जो सीट्स हैं 47 सीट्स आप देख रहे हैं, ये डिवाइड किया गया है रीजन वाइज। मतलब एशिया पैसिफिक को कुछ सीट्स दी गई, 13 सीट्स, अफ्रीका नेशन को कुछ 13 सीट्स दी गई हैं, वेस्टर्न यूरोप को कुछ सीट्स दी गई हैं, ईस्टर्न यूरोप को कुछ सीट्स दी गई हैं। तो ऐसे करके ताकि हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन हो, इसीलिए सीट्स को डिवाइड किया गया है जोग्राफिकली। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है आर्ट्स एंड अवार्ड। ये बेसिकली नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो अभी अनाउंस हुए हैं उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि अच्छा है, यहाँ पे रीजनल और लैंग्वेज बाउंड्रीज को हटा दी गई है। बहुत सारे जो साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म्स को भी इसमें जगह दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है कंगना रनौत को लेकर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का, लेकिन ये भी क्रिटिसिज्म सही नहीं है। और यही उन्होंने कहा है कि बेसिकली यहाँ पे आप जो है, इससे क्या हो रहा है कि जो फीचर्स फिल्म्स है उनको बेसिकली एक मार्केट मिल रहा है, क्या ना फ्रेमवर्क मिल रहा है अपने आप को बताने का। तो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स क्या है, इसको मैंने कल के वीडियो में कवर किया डिटेल में। ये अवार्ड्स क्या है, इसमें किस किस कैटेगरी में मिलता है, ये सबको डिटेल को मैंने कवर किया है। तो पिछला एडिटोरियल यानी हिंदू एनालिसिस आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये इसका डिटेल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है वाटरिंग द लूमिंग फ्रंटियर। तो ये बेसिकली जो है वाटर क्राइसिस को लेकर, सॉरी वाटर पॉल्यूशन को लेकर के इन्होंने बताया है कि कैसे वो कंसर्न होना चाहिए, हमें क्या क्या करने की जरूरत है। तो पहले तो इन्होंने नीति आयोग वाटर रेट का रिपोर्ट जो बताया है, जिसमें कि पाया गया कि 70% जो इंडिया का सरफेस और ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड है आपका
और ह्यूमन एंड अदर वेस्ट से कंटेमिनेटेड है, जिसमें वायरस भी हो सकता है कंटामिनेशन। तो ये जो है इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो है इस इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि हम जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तरह से एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर है जो बेसिकली, इन सब के कारण ये बेसिक सबसे बड़ा कारण है इसके लिए। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं वायरस अभी बढ़ रहा है आपका, जो ऐसे कोरोना का देख रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि हम एनिमल लॉक्ड इन टुगेदर फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ मीट। तो उससे क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको लॉक करके रखते हैं एनिमल्स को, तो जो वायरस म्यूटेट कर जाता है तो वो एनिमल से हमारे अंदर आ जाता है, ह्यूमन को ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद हम ये वायरस हमारे यहाँ तेजी से फैलता है। पहले के समय में क्या था कि भाई वाइल्ड में रहते थे एनिमल, अपने मतलब के एनवायरमेंट में रहते थे, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते थे, तो वहाँ से वायरस वहीं पे आइसोलेटेड रहता था, इन ह्यूमन बींग को ट्रांसफर नहीं होता था। जैसे ह्यूमन में पॉपुलेशन ट्रांसफर हो जाएगा तो वो प्रोलिफेट कर सकता है वेस्ट वाटर के थ्रू भी, जैसा कि देखा भी गया अभी कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में, वेल्स और स्कॉटलैंड में देखा गया है कि वेस्ट वाटर सैंपल्स में भी सार्स के सैंपल पाए गए हैं। सिडनी में भी ये देखा गया है। तो ये कंसर्न है वेस्ट वाटर, एक तरह से वायरस का भी ट्रांसमिशन इससे हो सकता है। एयर का तो हमने देखा ही, वाटर से भी हो सकता है। बट सच वाटर इज ऑफन डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज इंडिया है। इंडिया की बात करें तो वेस्ट वाटर हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं, जो लेक है, नदी जो है शहर के किनारे से गुजर रही है, उस पर डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई इसमें ह्यूमन वेस्ट, सीवेज जो होते हैं, ये सारा टॉक्सिक वेस्ट जो उसमें जाकर मिल जाता है, तो ये वायरस का होस्ट हो सकता है, यहाँ पे वायरस पनप सकते हैं। तो कुछ वायरस वाटर ट्रांसमिटेड वायरल का उन्होंने नाम दिया, जैसे एस्ट्रो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरस होगा, नोरो वायरस हो गया, ये सब ट्रांसमिट होते हैं। तो और इंडिया जो है अगर डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दें, हम इंडिया की हम बात करें तो हम बहुत सारा जो है पॉल्यूटेड सोर्स ऑफ वाटर को, इंडिया के पॉपुलेशन बहुत सारे लोग जो इसको यूज करते हैं, जैसे रिवर का पानी आप देखते हैं, जो नदी के किनारे शहर है वो उसको यूज करते हैं डायरेक्टली, लेक्स को या पानी को, ग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज से के लिए, बिना उसको प्यूरिफाई किए हुए भी। तो इससे क्या होगा, ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाएगा ह्यूमन के ऊपर में, और इससे डिजीज फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने अभी जो नल से जल स्कीम अनाउंस किया है बजट में, 3 लाख करोड़ इसमें रखा गया। इसमें है कि हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक टैप वाटर यानी कि नल का पानी जो मिलेगा, उनको दूर नहीं जाना होगा कुएं के पास में या कहीं पे नदी नाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन क्या है इस वायरस जो कंटामिनेटेड जो वाटर इसको हटाने का, इस ड्रिंकिंग वाटर में नहीं आए, तो एक ओनली ऑप्शन जो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस से आप इसको डिकंटामिनेट कर सकते हैं। लेकिन आरओ का डिमेरिट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, इससे सारे हेल्दी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं पानी से, और बहुत ही कॉस्टली भी ये ऑप्शन है। इसके अलावा यूवी आपका है, यूवी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन, लेकिन ये भी कॉस्टली सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इसका है क्या आखिरकार, तो राइटर का कहना है कि सॉल्यूशन इसका है टेक्नोलॉजिकल कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, इसका सिर्फ इकोलॉजिकल सॉल्यूशन है। इकोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है भाई, कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व एंड यूज आवर नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज, तो हमको उसको कंजर्व करना है, उसी नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज को हमको सही तरीके से यूज करना है। कौन सा रिसोर्सेज भाई, तो हमारे जो फॉरेस्ट के नीचे जो हमारा पानी है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, वो सबसे साफ पानी है, हेल्दी भी है, मिनरल भी है उसमें, तो उसको हमें यूज करना चाहिए। लेकिन हमारा डेवलपमेंट मॉडल जो है, जैसे कि नए नए फैक्ट्री लगा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग हाईवेज के लिए, प्लांट्स के लिए, हाई राइज स्ट्रक्चर के लिए, इससे जो है हमारा ये नेचुरल रिसोर्स कम होता दिख रहा है, जिससे हमें ये जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है या फिर जो बाकी हमें जो पॉल्यूटेड पानी पीने को हम मजबूर हो रहे हैं। तो हम हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका वो कम होता जा रहा है। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है आपका फॉरेस्ट, जैसा इन्होंने बात की। लेकिन डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ लैंडस्केप भी स्टेबल है, पॉपुलेशन स्टेबल है। कि इंडिया की अगर बात करें तो बहुत ही ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ऐसा हम जानते हैं, और इससे कंजम्पशन भी ग्रो हो रहा है, जिसके कारण ये जो डेवलपमेंट जो है, ये जो आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हमारा है वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। तो इसको हमें देखने की जरूरत है। दे आर टू अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो 2 अनपॉल्यूटेड रिसोर्सेज है फ्रेश वाटर का अभी हमारे यहाँ। पहला है आपका जो कि हमारे जंगल के नीचे जो पानी है, फॉरेस्ट के नीचे जो पानी है, एक तरह से ग्राउंड वाटर, और दूसरा है आपका एक्वाफायर लाइक बिलो फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, तो फ्लड प्लेन ऑफ रिवर के नीचे जो पानी है, वो दोनों ही हमारा नेचुरल रिसोर्स है, अनपॉल्यूटेड रिसोर्सेज है और रिन्यूएबल भी है। लेकिन कैसे रिन्यूएबल है, बारिश के थ्रू, हर बारिश जो है हर साल उसको रिचार्ज करती है।
लेकिन इसके साथ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है भाई, हमें सिर्फ उसका एक फ्रैक्शन ही यूज करना ताकि वो रिचार्ज हो सके। अगर हम उसको ओवर यूज करेंगे तो रिचार्ज जो है उसका कम होगा, वो धीरे 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 जो है खत्म हो जाएगा। जो हमको देखने को मिल रहा है बहुत सारे देशों में, सॉरी बहुत सारे राज्यों में, एरिया में, कि पानी जो है पीने का पानी कम हो गया काफी। रिवर फ्लड प्लेन्स जो है बहुत ही अगर हम सिटीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज भी हो रहा है इंडिया में। से दिल्ली में आपका यमुना फ्लड प्लेन्स को हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने सजेशन दिया कि फॉरेस्ट जो एक पहला रिसोर्स है, दूसरा फ्लड प्लेन, दूसरा जो रिसोर्स है पानी का, इसको हमें वाटर सेंचुरीज डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि ये इफेक्ट नहीं हो, डेवलपमेंट बेसिकली इसको हटाया नहीं जाए, और इस पर जो अनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन इंड्यूस डेवलपमेंट है, उसको हम इस चीज़ों को इफेक्ट होने ना दें। तो ये उन्होंने बेसिकली जो बात की है कैसे वायरस को लेकर के, फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर को लेकर के सॉल्यूशन उन्होंने बताया, नेचुरल सॉल्यूशन क्या है और उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल ही है एडिंग कोल टू द फायर। ये बेसिकली जो है स्पेसिफिक है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू कोल इन्वेस्टमेंट जो अदानी ग्रुप ने किया है आपका है ना ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में कोल माइंस में, उसको लेकर बताया कि कोल कैसे जो है सही रिसोर्स नहीं है, प्रोजेक्ट सही नहीं है एक तरह से कोल पे, क्योंकि कोल जो है बहुत सारा पॉल्यूशन भी कर रहा है, उसका ह्यूमन इम्पैक्ट है। कोल माइनिंग से इकोनॉमी में तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इकोनॉमी को मिलता है, लेकिन इसके साथ CO2 इमिशंस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट होता है आपका। एक जो ये आपका है, इसमें जो है कार्बन इमिशन की बात करें तो 2009-19 में 40% जो CO2 इमिशन है वो सिर्फ ये आपका कोल माइन से आया। तो देख सकते हैं कितना बड़ा रिसोर्स कंट्रीब्यूशन करता है आपका CO2 इमिशन में, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिल रहा है हमको। इसके अलावा इन्होंने बात किया इंडिया जो है प्राइमरी बायर होगा इस कोल माइन से, तो प्रोजेक्ट से विल सिग्निफिकेंटली ऐड टू इट्स इमिशन। तो इंडिया का इमिशन ऑब्वियसली इससे बढ़ेगा, और ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल इमिशन है या CO2 इमिशन है, तो हमारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो हमारा डिक्लेरेशन है नेट न्यूट्रलिटी का, वो हमारा सॉरी नेट न्यूट्रल इमिशन का जो है वो हमारा खतरा में हो सकता है। मतलब डिस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन्होंने बताया कि ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में इसका फायदा क्या है कि जॉब्स होता है, वहाँ पे इनकम जनरेट होगा, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल लॉस को भी इसमें जोड़े, जैसे कि पॉल्यूशन से जो लॉस होगा ह्यूमन लाइफ्स को, सॉइल इरोजन जो होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन जो होता है किसी भी कोल माइनिंग से या इस कोल माइनिंग से इंडिया के लिए वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है कि जो सोशल कॉस्ट है जो हम नहीं जोड़ते हैं बहुत बार, इन्वायरमेंटल ग्रीन GDP जिसको हम कर सकते हैं एक तरह से, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इस कोल माइनिंग के लिए तो वो निगेटिव होगा, तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है उस केस में। तो द हेल्थ डैमेजेस फ्रॉम कोल फायर्ड पावर स्टेशन इन USA आर एस्टिमेटेड एट 1 to 6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ पावर आउटपुट। तो जितना पावर आउटपुट हो रहा है उससे 6 गुना तो वहाँ पे हेल्थ डैमेजेज हो रहे हैं कोल माइन के कारण। इंडिया में भी हम देखें तो कोल जो है तकरीबन 1 लाख प्री मेच्योर डेथ्स का कारण है। सबसे ज़्यादा इसमें पुअर पीपल जो है हार्डेस्ट हिट होते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनको डैमेज होता है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 17 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बैंक्स ने जो है इसको फंड करने से डिनाई कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकिन फिर अभी फंडिंग दी है। तो ये बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो स्पिल ओवर हार्म्स है, जो हमने देखा कि इन्वायरमेंट को, सोशल सॉइल इरोजन को, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर इंक्लूड करेंगे तो इसका जो कॉस्ट है, जो बेसिकली जो इसका इफेक्ट है वो निगेटिव होगा। जैसे हमने देखा ग्रीन GDP इफेक्ट जो है वो निगेटिव होगा। हार्ट डिजीज हो सकता है, लंग डिजीज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। तो इसी के बारे में बेसिकली माइंग को इन्होंने बताया इन्होंने। तो इसको कैसे हम जो ग्रीन GDP है, अभी हम जो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी का जो गवर्नमेंट का प्लान है 2050 तक में, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। वास्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना है, स्टोरेज करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हम जो कार्बन न्यूट्रल जो भारत है या जो नेट जीरो कार्बन टारगेट जो इंडिया का, उसको हम अचीव कर सकते हैं। बेसिकली स्पेसिफिक कोल को लेकर इन्होंने बताया और कोल माइन को, उस माइन को लेकर इन्होंने अपना वक्तव्य रखा है इसमें। नेक्स्ट आपका जो है विजिट टुलिप गार्डन इन जम्मू कश्मीर मोदी। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था या कल से, बेसिकली जो है थर्सडे से, आज से मतलब कि ये जो है टुलिप गार्डन खुल रहा है लोगों के लिए। एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है ये, तो इसको आप विजिट करें। ये टुलिप गार्डन बेसिकली कहाँ है, ये फुटहिल ऑफ जावारवन रेंज जो है जम्मू कश्मीर में, इसके फुटहिल पे है। ये हिल साइड एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हिल साइड है, इसके फुटहिल में ये बेसिकली नीचे पे है। ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है बेसिकली।
ये डल लेक के किनारे भी है, यहाँ पर डल लेक यहाँ से दिखता है आपका। तो इसके बारे में मैंने कुछ 2 पॉइंट्स रखे हैं। तो टेरेस्ड माउंटेन स्लोप पे ये गार्डन बनाया गया है। इसके टुलिप्स के अलावा यहाँ पे और भी प्लांट्स हैं, हाइकिन्थ है, डैफोडिल्स भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। एशिया का लार्जेस्ट है। ये 2007 में ओपन किया गया था फ्लोरिकल्चर के लिए भी, और टूरिज्म को बढ़ावा देता है ये। और हर साल टुलिप फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इस समय, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो है शिप ब्लॉक सुएज कैनाल आफ्टर रनिंग एग्राउंड इन सैंडस्टॉर्म। तो ये सुएज कैनाल में कल न्यूज आया था, एक एवर गिवन एमवी एवर गिवन जो है, एक बड़ी सी शिप है, कंटेनर शिप, जो कि स्टक हो गई है, सुएज कैनाल में फंस गई है, जिससे जो ट्रैफिक वहां से है वो मूव नहीं कर पा रहा है। साइडवे जो है ये सुएज कैनाल है, अगर तो ये साइडवे ऐसे जाके फंस गया है शिप। तो यहाँ पे जो मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो स्वेज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली आपका। तो स्वेज कैनाल जो है बेसिकली सी लेवल वाटरवे एक तरह से जो होता है, कैनाल है एक तरह से, वाटरवे है इजिप्ट में, जो कि मेडिटेरियन सी को जोड़ता है रेड सी से थ्रू इथुतिमस ऑफ स्वेज। ये स्वेज का पूरा पतला सा एक ना ये चैनल है, कैनाल है, जिससे थ्रू आप, इससे क्या फायदा होता है कि भाई जो आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ता था साउथ अफ्रीका होते हुए, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, शॉर्टकट रूट एक तरह से है। ये ओन्ड और मेंटेन होता है, स्वेज कैनाल अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट इसको करती है। इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट रूट मिलता है आपको नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्दर्न इंडियन ओशियन को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेरियन सी के थ्रू। और साउथ अटलांटिक आपको जाना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, उतना जो आपका फ्यूल बचता है उतना आपका जो इन्वायरमेंट इमिशन भी बचता है, आपका टाइम बचता है। ये जो एक नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट सेड है, वहां पे उसको कनेक्ट करता है आपका, एक्सटेंड टू साउदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट तेविफिक इन सिटी ऑफ स्वेज। ये दोनों को कनेक्ट करता है बेसिकली। तो ये मैप लोकेशन है, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये पोर्ट सेड है आपका, और ये आपका होगा पोर्ट तेविफिक। इसको दोनों को, ये स्वेज सिटी है, इसको ये कैनाल जो है कनेक्ट करता है बेसिकली। ये स्वेज कैनाल है, ये इजिप्ट का है, ये मेडिटेरियन सी हो गया, नीचे आपका रेड सी है। इसका और जो दूसरा आप देख सकते हैं, ये दूसरा जो आपका इमेज है ये ग्लोबल है, ये इजिप्ट, ये आपका अफ्रीका हो गया ये। तो यहाँ पे ये आपका कैनाल है, स्वेज कैनाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रूट है, बहुत सारी शिप्स जो है इसके थ्रू डेली जो है पास करती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस। होप आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपका कोई न्यूज़ जो है आप छूट गया हो हिंदू न्यूज़पेपर में मेरे से, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और इस आपको, आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इस न्यूज़ का जो PDF है आप यहाँ से टेलीग्राम से या फेसबुक पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।